सो वेलकम 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 टू अनदर रिवीजन सेशन। और इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे बेहतरीन तरीके से इंड एस 101। आधे लोग बोलते सर छोड़ दे क्या, छोड़ मत देना, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, स्टार्ट टू एंड पूरा 101 रिवाइज करवाऊंगा अलोंग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है सर, अगर ये हमको बोर्ड नोट्स चाहिए तो ये बोर्ड नोट्स मैं आपके लिए अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा इस यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे सारे रेलिवेंट वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोई भी लेक्चर्स बाय करने हैं, फास्ट ट्रैक फुल कोर्स जो भी है, इट इज अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com, जो भवर बुराना सर की वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। वहां जाओ, फटाफट से जाके एनरोल कर लो अगर जरूरत लगती है तो। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन 101 पूरा स्टार्ट टू एंड रिवाइज करेंगे। अच्छा, 101 काफी लोगों को पता है ना, डिफिकल्ट लगता रहेगा, जो भी लगता रहेगा मैं बताता हूँ स्कोरिंग है। ठीक है, पहली बार करने में 3.5 आवर 4 आवर्स के ऊपर लगता नहीं है, और रिवाइज करने में आधे घंटे के ऊपर आपको लगेगा नहीं। ठीक है, मैं आपको पूरा अभी स्टार्ट टू एंड रिवाइज करा दूंगा, और हम सिर्फ काम की बातें करेंगे। 101 में जो कचरा पट्टी बातें वो सब अपने को करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जो भी करेंगे काम की बातें करेंगे, जो भी करेंगे काम का करेंगे, काम के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द रिविजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला है नाम इंडेस, सॉरी नंबर इंडेस 101, नाम फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिक फंडा ये बोलता था अपना इंडेस का कि आपको जो भी अप्लाई करना है बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, सपोज आपको इंडेस एप्लीकेबल हो गया 1425 से, और आपके पास एक पीपी था जो आपके पास है 1419 से, तो वो बोलता है आप 1419 से अगर इंडेस अप्लाई करते तो पीपी की वैल्यू आज क्या होती। ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना होता है, लेकिन आप जानते हो कि ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना हर केस में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपने पास है कुछ एग्जेम्पशंस और कुछ एक्सेप्शंस। आइडियली स्टैंडर्ड बाइफिकेट करता है। एग्जेम्पशन मतलब वो आपको ऑप्शन देगा, या तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करो या प्रोस्पेक्टिव अप्लाई करो। एक्सेप्शन मतलब बाय डिफॉल्ट रेट्रोस्पेक्टिव इज प्रोहिबिटेड, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऐसा बाइफिकेशन स्टैंडर्ड ने दिया हुआ, लेकिन याद है आपने जब पढ़ा था मैंने आपको बताया था आपको कौन सा एक्सेप्शन में आता है कौन सा एग्जामिशन में आता है, वो से बात करने का आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक आपको फंडा क्लियर होना चाहिए, और एक और बात, फोकस ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर ही रखना। ठीक है, ये अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद डेफिनेशन में एक ही काम का डेफिनेशन था, वो था डेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इंड एस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सपोज आपको इंड एस अप्लाई होता है 1425 से, तो आप करंट ईयर से इंड एस अप्लाई करोगे। स्टैंडर्ड बोलता है करंट ईयर में अप्लाई तो करना ही है, उसके साथ प्रीवियस ईयर में भी अप्लाई करना है। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर का डे 1 है उसका एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपको बना के देना होता है। इसलिए आप करंट ईयर में अप्लाई करोगे, प्रीवियस ईयर में अप्लाई करोगे, और प्रीवियस ईयर के डे 1 का बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट। उस प्रीवियस ईयर के डे 1 को बोलते हैं डेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इंड एस, ध्यान रखना, दैट्स इट। उसके बाद आता है अपना रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। उसमें दो तरह के हैं, एक मैंडेटरी एक्सेप्शन और एक ऑप्शनल एग्जाम्पशन। मैंने बताया कौन सा किस्म आता है, आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक फंडा याद रखना। बट वो डिस्कस करने के पहले देयर वर सम जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंड एस 101। अगर आपको याद रहेगा इसके ऊपर एक थियरी क्वेश्चन भी अवेलेबल है मॉड्यूल के अंदर। क्या बोलता है सुनना, जनरल प्रिंसिपल क्या है। वो बोलता है रिकग्नाइज ऑल असेट लाइबिलिटी whose recognition is required by Ind AS। सपोज कोई एएस में आपने कोई एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड किया नहीं किया रहेगा, बट इंड एस में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा जो जो इंड एस रिकॉर्ड करने बोलता है। सेकंड, नॉट रिकॉग्नाइज, जो इंड एस परमिट नहीं करता, जो इंड एस परमिट नहीं करता आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसके अलावा रिक्लासिफाई द आइटम्स, जैसे एएस में आपने किसी और हेड में दिखाया रहेगा, लेकिन इंड एस में आपको रेलिवेंट हेड में दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा जब इंड एस में मेजर करोगे तो मेजर भी आज पर आपको इंड एस ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन आते हैं एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशंस के ऊपर। तो इसमें दो तरह के थे, पहला था ऑप्शनल एग्जेम्पशन और दूसरा है मैंडेटरी एक्सेप्शंस। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। अगेन बाइफिकेशन याद रखने का जरूरत नहीं है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, ऑप्शनल का मतलब ये है कि आप चाहो तो ये फॉलो करो, वरना रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अब पहला क्या है, डीम्ड कॉस्ट फॉर पीपी, इंटेंजिबल या आईपी। अब पीपी और इंटेंजिबल के लिए 3 ऑप्शन है। अप्लाई इंडेक्स ऑन द डेट ऑफ परचेज, जब पीपी या इंटेंजिबल खरीदा, जैसे याद है मैंने बताया था 1419 को परचेज किया, तो जब से परचेज किया तब से इंडेक्स फॉलो करते, तो आज डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कितनी वैल्यू बचती, पहला ऑप्शन। दूसरा, प्रीवियस गैप की कैरिंग अमाउंट को इंडेक्स की कैरिंग अमाउंट मान सकते हो, राइट। तो एएस की जो कैरिंग अमाउंट है उसी को आप इंडेक्स की कॉस्ट मान लो। तीसरा, जो डेट ऑफ ट्रांजिशन है उसका जो फेयर वैल्यू है, डेट ऑफ ट्रांजिशन के फेयर वैल्यू को आप डीम्ड कॉस्ट मान सकते हो इंडेक्स के लिए, ध्यान रखना। अच्छा, जब भी आप ये ऑप्शन चूज करोगे तो आपके एएस में कॉस्ट कुछ और होगी, लेकिन इंडेक्स में आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन के डेट की फेयर वैल्यू पे लेकर जा रहे हो इंडेक्स के अंदर। तो जो डिफरेंस है उसको आप हमेशा कहां एडजस्ट करोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट करोगे। ध्यान रखना ये वाला पार्ट, राइट। रिटेन्ड अर्निंग्स में आप एडजस्ट इसको करोगे, मतलब कभी भी
ट्रांजेक्शन के डेट पे डिफरेंस आता है, मोस्टली इट गोज टू रिटेन अर्निंग्स, लेकिन पीपी और आय वाले केस में, अच्छा इस केस में रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा, पीपी और आय वाले केस में इट विल गो टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, है ना, बाकी सारे केस में रिटेन अर्निंग्स मैक्सिमम केसेस में, बट उसका अपन क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। एनीवेज आगे, अगर ये आईपी होता, इफ दिस वुड हैव बीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो यहां आपके पास तीन नहीं दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, पहला और दूसरा वाला। फेयर वैल्यू को डीम्ड कॉस्ट मानने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर फेयर वैल्यू नॉई चॉल्वे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस। जैसे अपने इंडेस में इंडेस 21 है, वैसे एएस 11 हुआ करता था। अगर आपके पास कोई भी एफसीटीआर में बैलेंस है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, तो दो ऑप्शन है, या तो उसको जीरो कर दो, रिजर्व को जीरो करोगे तो सारा रिजर्व आप आरई में ट्रांसफर कर देना रिटेन अर्निंग्स के अंदर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 आप इंडेस 21 ही रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करके आ जाओ आज के दिन पे। अच्छा, उसके अलावा एक और डिस्कशन है, दैट इज पैरा 46 एंड 46 ए का, ठीक है, पैरा 46 एंड 46 एक। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये एएस में था, एएस में वो क्या बोलता था, एएस 11 में दे यूज्ड टू से कि अगर आपके पास कोई भी गेन लॉस अराइज होता है कोई पीपीई के ऊपर, तो एक ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहो तो जिस रेशियो में आप पीपी को डेप्रिशिएट कर रहे हो उसी रेशियो में आप गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो अगर ऐसा कोई गेन लॉस आपके पास पड़ा है तो उसमें तीन ऑप्शन है, या तो उसको जीरो कर दो रीसेट करके, या फिर इंडेस 21 अप्लाई करो रेट्रोस्पेक्टिवली, या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो एएस 11 ही फॉलो करना कि डेप्रिसिएशन के रेशियो में मैं गेन लॉस को ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ, इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो जीरो करो या फिर 21 फॉलो करो रेट्रोस्पेक्टिवली। इसमें तीन ऑप्शन है, जीरो भी कर सकते हो, 21 भी फॉलो कर सकते हो, या फिर 11 भी फॉलो करते हुए चल सकते हो, ध्यान रखना है वाला पार्ट, ठीक है। चलो आगे, फिर आता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला कंसेप्ट सिर्फ इंडेस में आता है, एएस में नहीं आता था, तो एएस में इट यूज्ड टू बी ओनली लोन। तो अगर सीएफआई आपके पास है, सबसे पहले ये देखना क्या ये इंस्ट्रूमेंट, क्या इसका लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग था क्या ट्रांजिशन के डेट पे। इफ द एफएल इज आउटस्टैंडिंग ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो आप क्या करोगे, रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करोगे 109, और जब से इंस्ट्रूमेंट आया तब से आप उसका एफएल और इक्विटी निकालकर आज के दिन की वैल्यू पर लेकर आओगे। लेकिन अगर ये एफएल आउटस्टैंडिंग ही नहीं था तो आपको स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी अपन वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। एएस में इसके ऊपर सिर्फ गाइडेंस नोट हुआ करता था, इंडेस में शेयर बेस्ड पेमेंट का पूरा इंडेस 102 है। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट है तो दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है वेस्टेड ऑप्शन, एक हो सकता है अनवेस्टेड ऑप्शन। वेस्टेड का मतलब होता है वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है, सिर्फ शेयर इशू करना बाकी है। अगर वेस्टेड ऑप्शंस थे तो दो ऑप्शन है, जो आपने एएस में वैल्यू निकाली रहेगी वही वैल्यू पे रख सकते हो, या फिर इंडेस की फेयर वैल्यू पे लाकर रख सकते हो। अनवेस्टेड में आपके पास एएस वाली वैल्यू पे रखने का ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको बाय डिफॉल्ट इंडेस 2 की फेयर वैल्यू पे लाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है तो इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो एएस वाली कैरिंग अमाउंट को इंडेस की डीम्ड कॉस्ट मान लेंगे, या फिर जो इस ऑप्शन नंबर 2 जो जिस दिन पे ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन की फेयर वैल्यू को आप डीम्ड कॉस्ट मान सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता छठा पॉइंट, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन को लेकर। अगर आपने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के पहले कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह किए थे, दो ऑप्शन है, या तो इसका आपको रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है, आप बोलोगे पुराना बिजनेस कॉम्बिनेशन हो चुका वो हो चुका, मैं कुछ नहीं करूंगा उसका, या फिर आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन, अप्लाई बिजनेस कॉम्बिनेशन रेट्रोस्पेक्टिवली बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट। आप डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के पहले कोई एक डेट सिलेक्ट कर लोगे, उस डेट के पहले के सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन का आप क्या करोगे, उस डेट के पहले के सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन इग्नोर, उस डेट के बाद के सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन का आपको इफेक्ट देना रेट्रोस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरा डेट ऑफ ट्रांजिशन वाज 1424, अब मैंने डेट सिलेक्ट कर ली दैट इज 1420, तो 1420 के पहले के जितने बिजनेस कॉम्बिनेशन है छोड़ दो, कुछ नहीं करना, वो जो एज पर एएस हो गया। लेकिन 1420 के बाद से लेकर डेट ऑफ ट्रांजिशन के बीच में जितने बिजनेस कॉम्बिनेशन हुए रहेंगे उसका आपको इफेक्ट देना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब ये जितने बिजनेस कॉम्बिनेशन में उसमें आपको इंडेक्स अप्लाई करके सारी वैल्यूज रिकम्प्यूट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये था बिजनेस कॉम्बिनेशन, बट इसके ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। फिर आता है मैंडेटरी एक्सेप्शंस। अगेन आपको वापस बता दूं, एग्जामिनेशन एक्सेप्शन में डिफरेंस आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एएस में बोलते थे माइनॉरिटी, इंडेस में बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग। एएस में नेगेटिव नहीं हो सकता था, इंडेस में नेगेटिव हो सकता है। अब एनसीआई का जो अकाउंटिंग है इट विल डिपेंड कि आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए क्या चूज किया है। अगर आपने बोला बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए आई विल नॉट गिव इन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो एनसीआई का भी आपको रेट्रोस्पेक्टिव निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बोला कि मैं पर्टिकुलर डेट के बाद वाले बिजनेस कॉम्बिनेशन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दूंगा, तो पर्टिकुलर डेट के बाद वाले सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन का आपको एनसीआई भी क्या करना पड़ेगा, रिकम्प्यूट करना पड़ेगा।
सिंपल। आगे फिर आता है मेजरमेंट ऑफ एफए एंड एफएल, फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी। अगर इसका ईआईआर आप कंप्यूट कर सकते हो रेट्रोस्पेक्टिवली तो आप इंड एस 109 अप्लाई करोगे। अगर आप ईआईआर कंप्यूट नहीं कर सकते तो जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की फेयर वैल्यू है उसी को डीम्ड वैल्यू मान लेंगे फॉर एफए एंड एफएल। आगे फिर आता है गवर्नमेंट लोन, ये भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट पे लोन है एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको याद है एएस में तो हम उस लोन को लगते थे फेस वैल्यू पे, लेकिन इंड एस में ऐसे लोन को हम बोलते थे कि इसमें कुछ डिफरेंस आएगा डे वन पे, तो हम लोन का निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू, है ना। जो प्रेजेंट वैल्यू है वो होती थी लोन की फेयर वैल्यू, और जो डिफरेंस है उसको बोलते थे अपन डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और इसका अकाउंटिंग होगा एज पर इंड एस 20, राइट। तो अब अगर ऐसा आपने कोई गवर्नमेंट लोन लिया था एएस में, तो अपन ने ऐसा बाइफर्केशन नहीं किया रहेगा, तो अब क्या करें। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट लोन है तो एक तरीका तो ये है कि भाई बाइफर्केशन छोड़ो, जो एएस की वैल्यू थी उसी वैल्यू पे इंड एस में पड़े रहने दो। सेकेंड तरीका ये है कि आप अप्लाई करोगे रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब जब का लोन है तब अगर आप ऐसा डिफरेंस निकालते तो फिर एफएल कितना होता, डीजीजी कितना होता, और फिर ये वैल्यू निकालकर आप उसको डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की वैल्यू पे ले आओ, बराबर, क्या ध्यान रखना। बट ये वाला ऑप्शन तब चूज करना जब आपके पास डेट ऑफ जिस दिन लोन लिया उस दिन का आपके पास ईआईआर अवेलेबल होना चाहिए। जिस दिन आपने लोन लिया है उसी दिन का आपके पास ईआईआर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास ईआईआर उस दिन का अवेलेबल नहीं है तो मतलब आप जिस दिन लोन लिया उस दिन का बाइफर्केशन नहीं निकाल पाओगे, और अगर तब का बाइफर्केशन नहीं निकाल पाओगे तो आप ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, तो फिर आप बाय डिफॉल्ट टेबल ऑप्शन में चले जाना। ध्यान है, अपन ने डिस्कस करते हैं वाला पार्ट, यस। आगे बढ़ जाते हैं, फिर आता है एस्टिमेट्स वाला पार्ट। एस्टिमेट्स के अंदर यू विल ऑल, एक तरीका तो ये है कि जो प्रीवियस गैप का कैरिंग अमाउंट है, एएस वाला कैरिंग अमाउंट है, उसी वैल्यू पे आप एस्टिमेट को रख दो। एक तरीका ये है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जिस दिन का एस्टिमेट है उस दिन अगर मैं इंड एस यूज करता तो एस्टिमेट की वैल्यू क्या होती, बट इसमें कैच है। कैच ये है कि आप जब रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करोगे इंड एस, तो सपोज डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1424 है, लेकिन एस्टिमेट क्रिएट किया था 1421 को, तो अगर आप इंड एस रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करना चाहते हो तो आप 1421 को एज पर इंड एस वैल्यू क्या होती ये निकालने के लिए सिर्फ 1421 तक के एविडेंस को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एविडेंस 1421 के बाद का है तो आप वो एविडेंस यूज नहीं कर सकते। बेसिकली अगर एस्टीमेट का आपको रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यू निकालना है तो 1421 की वैल्यू निकालना, बराबर डेट ऑफ ट्रांजिशन की रिवाइज वैल्यू मत निकालना, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजिशन की वैल्यू निकालोगे तो यू विल यूज द एविडेंस विच वॉज नॉट अवेलेबल ऑन द डेट ऑफ एस्टीमेट। याद है डिस्कस किया था अपन ने, यस। तो ये ध्यान रखना क्या बोलता है, ये आप तब कर सकते हो ओनली इफ यू हैव एविडेंस ऑन डेट ऑफ एस्टीमेट। डू नॉट कंसिडर फ्यूचर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस दैट अराइज्ड पोस्ट द डेट ऑफ एस्टीमेट। जिस दिन एस्टीमेट है उसी दिन का एस्टीमेट, जिस दिन का एस्टीमेट है उसी दिन का एविडेंस यूज करना और उसी दिन की फेयर वैल्यू निकालना। बाद में जो एविडेंस आपने कमाए वो आप यूज नहीं कर सकते हो, बराबर ध्यान रखना। सो ये थे हमारे सारे कंसेप्ट जो रेलिवेंट है इंड एस 101 के। इतने भी कंसेप्ट पढ़ लिया तो काम बन जाएगा, बट मैं बताऊं कंसेप्ट से अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता है, मेन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, एक और चीज वापस से बता दूं, अगर नोट्स चाहिए मेरे टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ज्वाइन करके रखो, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स उधर ही आएंगे और नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। चलो 1 मिनट का पानी पी लेते, है ना। यस, चलो अब अपन क्वेश्चन रिवाइज करना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो काम के क्वेश्चन है उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो आपके सॉल्व एग्जांपल फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है मॉडल में, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, ओवरव्यू करूंगा, ध्यान से सुनना। बोलता है गवर्नमेंट ने लोन दिया था बिलो मार्केट रेट पे, तो दो ऑप्शन थे, याद है, या तो जो एएस की वैल्यू उसी वैल्यू पे रख दो या फिर बाइफर्केट कर लो। अब इस वाले एग्जांपल में प्रॉब्लम ये था कि अपने पास ईआईआर अवेलेबल नहीं है, तो आप बाइफर्केट कर ही नहीं सकते, तो जो एएस की वैल्यू है उसी वैल्यू में इंडेक्स में ले जाओगे। लेकिन एक गलती यहाँ कंपनी, गलती तो नहीं बोलूंगा, एक्चुअली एएस में इसको इक्विटी दिखाया था, इंडेक्स में ये लोन को इक्विटी नहीं, अपन फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएंगे बस। तो हम इंडेक्स में ले जाएंगे इसी वैल्यू के ऊपर। तो देखो मैंने बताया हुआ है जो एएस की वैल्यू है वो इंडेक्स की आपकी वैल्यू बन जाएगी, और बस आपको इंडेक्स की अकाउंटिंग करके दिखानी पड़ेगी प्रोस्पेक्टिवली कि अभी 4 साल बचे हैं, तो वो 4 स्टेप, कैश फ्लोस, फेयर वैल्यू, ईआईआर, एलएटी आपने सिखाया ना। बस यहाँ ईआईआर आपको इंटरपोलेशन से निकालना पड़ता है, दैट्स इट। तो ये एक क्वेश्चन था, सिंपल, खत्म, यस, डन हो गया। तो ये एक एग्जांपल करके जाना, ये मैंने एलडीआर मार्क करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इनिशियल 14 क्वेश्चन तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो अगर आपने कंसेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन भी कवर हो गए। सीधा आप आ सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 15 के ऊपर। ये सीएफआई के ऊपर बेस्ड है। अब वो बोलता क्या, सुनना, 1 अप्रैल 11 को एक सीएफआई था। अब एएस में तो सीएफआई नहीं था, एएस में तो नॉर्मल वैल्यू पे होगा, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजिशन हमारी 1 अप्रैल 13 है। अब बताओ अकाउंटिंग कैसे किया जाए। तो सबसे पहले सीएफआई के लिए क्या करना है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप क्या करोगे, अगर ये
ये CFI डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आउटस्टैंडिंग है, तो आपको इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा। मतलब डे 1 पे इसका बाइफिकेशन क्या होता, वो निकालते निकालते आप 13th की वैल्यू पे आओगे। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया था इसके लिए। क्या किया था अपन ने इसके लिए, मैंने बोला ट्रांजिशन डेट भले ये है, लेकिन पहले डे 1 की वैल्यू निकालो। डे 1 मतलब जिस दिन का लोन था। तो मैंने निकाला कैश फ्लोस, फेयर वैल्यू ऑफ FL। अब क्योंकि CFI है तो फेयर वैल्यू अपन कंप्यूट करते हैं, तो मैंने फेयर वैल्यू कंप्यूट कर ली। फिर आया डिफरेंस, दैट इज इक्विटी कंपोनेंट, EIR LAT। अब इक्विटी तो 2 साल में चेंज होएगा नहीं, लेकिन FL जरूर चेंज होएगा, तो मैंने 2 साल का बना दिया LAT। 2 साल का LAT बनाया, जो सेकंड डे का क्लोजिंग है वो आपका ट्रांजिशन के डेट का FL का वैल्यू हो गया, बराबर। ये आपका हो गया FL का वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन, इक्विटी का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, या हो गई वैल्यू एज पर इंड AS। अब वैल्यू एज पर AS क्या होगी, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एज पर AS पता है वैल्यू क्या होती है, जो आपकी फेस वैल्यू है वो, और जितना भी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो 2 साल का आपको प्रोपोर्शनेट प्रीमियम निकालना पड़ता है, उस वैल्यू पे होगा। जैसे प्रीमियम कितना था इसके अंदर पता है कि आपको 30 का रिडीम होएगा 33 में, तो 3 लाख प्रीमियम था, और लाइफ 4 साल थी, तो 4 साल का प्रीमियम 3 लाख, 2 साल का कितना होगा 1.5 लाख। तो आपकी AS में वैल्यू होगी 31.5 लाख, 30 लाख का फेस वैल्यू, 1.5 लाख का प्रीमियम। बस आपको फिर एक एंट्री मार के देनी है कि मैं इंड AS में इस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, AS में इस वैल्यू पे बाहर कर रहा हूं, डिफरेंस जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर, बिकॉज ट्रांजिशन के डेट पे जो भी डिफरेंस है मैक्सिमम केस में वो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अगर एंट्री नहीं पूछी तो इसी एंट्री को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करके आ जाना, कहानी हो गई खत्म। आगे बढ़ जाए, यस चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद था अपना पास इलस्ट्रेशन नंबर 16, अगेन एन LDR क्वेश्चन। देखने में लगेगा बड़ा, लेकिन है बहुत छोटा। तो आपको सबसे पहले बैलेंस शीट दी हुई है, ध्यान रखना जब भी बैलेंस शीट दे इंडेक्स 101 में, जब प्रेजेंट करोगे आंसर में, तो एज पर इंडेक्स प्रेजेंट करना। और इंडेक्स के जो ड्राफ्ट बैलेंस शीट है वो पता है कैसे बनती है, आपको मैंने बताया भी था। असेट, असेट में नॉन करंट असेट, कुछ नॉन करंट असेट आएंगे, फिर फिनेंशियल असेट भी आता है, फिर आता है करंट असेट, उसमें कुछ नॉर्मल करंट असेट आएंगे, फिर फिनेंशियल असेट भी आता है, फिर आता है इक्विटी लाइबिलिटी, इक्विटी में कैपिटल, अदर इक्विटी, NCI, फिर आता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर उसमें कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटी आता है, फिर आएगा करंट लाइबिलिटी, नॉर्मल करंट लाइबिलिटी, फिर उसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी आता है। अब कौन सा FL में आता है, कौन सा FA में आता है, उसके लिए अपने को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मालूम होना चाहिए। मतलब 101 बिना FI के आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट है बहुत बेसिक बेसिक। सबसे पहला बोलता है PPE के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, तो मैंने बाइफिकेट करके दिखाया। उसने बोला है कि टोटल PPE में से इतना IP है, तो पता है इंडेक्स में बाइफिकेशन देना पड़ता है। इंडेक्स में तो IP एक अलग इंडेक्स है ना, AS में नहीं होता था, तो बाइफिकेशन देने का। उसके बाद फिर बोलता है एक इन्वेस्टमेंट था 48, ये बाकी सब काम का कुछ भी नहीं है, ठीक है, एडजस्टमेंट। फिर बोलता है इन्वेस्टमेंट था 48 कॉस्ट 68 फेयर वैल्यू, 20 से बढ़ाने का। तो कैसे बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और सेकंड इफेक्ट RE में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के सारे इफेक्ट RE में जाएंगे मोस्टली। तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ये रहा, इन्वेस्टमेंट 20 लाख से बढ़ा, और मेरा RE 20 लाख से बढ़ेगा, सिंपल। उसके बाद क्या है, ये वैट रेफरल लोन, ये बेसिकली गवर्नमेंट लोन है, तो इन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है, जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि FL का इतना वैल्यू, DGG का इतना वैल्यू। तो FL आपके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा, और DGG आपके लिए बाइफर्केशन देना पड़ेगा अलग से। तो मैंने ये डेफरल लोन का बाइफर्केशन दे दिया, ये आपके फाइनेंशियल असेट में जाएगा, ये FA में नहीं जाएगा, ये आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, अदर करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट जो भी है। उसके बाद है आपका ESOP रिजर्व। अब ESOP है, SBP है, तो SBP में याद है वेस्टेड के लिए आप पुराने वाले AS की वैल्यू पे रख सकते हो चाहो तो, है ना, लेकिन अनवेस्टेड में आप पुराने वाले वैल्यू पे नहीं, इंडेक्स की वैल्यू पे लाना पड़ेगा। वेस्टेड में ऑप्शन आपके पास, या तो AS वाले वैल्यू पे रखो या इंडेक्स की वैल्यू पे रखो। यहां क्लियरली बोला गया है वेस्टेड के लिए दे आर चूजिंग टू कीप एट AS वाली वैल्यू, तो अपन 12 पे रखेंगे। लेकिन अनवेस्टेड पे वो बोलता है हमको इंडेक्स की फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, तो AS वाली वैल्यू थी 8000, इंडेक्स की वैल्यू 9000, तो 1000 से रिजर्व इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपका ESOP रिजर्व इंक्रीज होता है तो आपका RE कम हो जाएगा उस केस में, तो बस ये ध्यान रखना आप, दैट्स इट, क्लियर। मैंने एंट्री मार्क यहाँ दी हुई है। फिर ट्रांसलेशन डिफरेंस, वो बोलते हैं इसको जीरो करना है, तो जब रिजर्व को आप जीरो करोगे तो उसका डिफरेंस जाएगा RE के अंदर, तो एक रिजर्व आपका हो जाएगा जीरो, और आपका RE उतने से बढ़ जाएगा, दैट्स इट। फिर आपको बस बैलेंस शीट बना के देनी है, जो आपको याद है अपन ने अच्छी तरीके से यहाँ बना के भी दी थी मैंने आपको। इसमें चाहिए तो 3 कॉलम बनाया करो, और हो सके ना अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है तो 1-2 लाइन का आपको रीजन भी देना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो 3 कॉलम बनाओ, प्रीवियस गैप, एडजस्टमेंट, इंडेक्स, और एज पर इंडेक्स बनाओ। और मैंने यहाँ बैलेंस शीट वगैरह दी हुई है, ठीक है। देखो जैसे फाइनेंशियल एसेट है, जितने भी ब्लू में वो फाइनेंशियल एसेट वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया FA में ये आता है ना, FL में ये आता है, ऐसा करके दिया हुआ है। देखो FL में मैंने सिर्फ डिफरल लोन का अमाउंट लिया है, DGG को मैंने FL में लिखा नहीं है, जो ब्लू में लिखा है वही FL या FA है, ध्यान रखना। वापस से बता रहा हूँ, नोट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जाके देख लेना। हाँ चलो आगे। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 17 वेरी मच सिमिलर टू 16, लेकिन उससे बड़ा है, और बड़ा देख के अपने को लगता है कि भाई ये तो डर जाएंगे अपन देखकर, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें भी वही मांगे, रीजंस वगैरह मांगे, और बैलेंस शीट वापस से आपको रिवाइज करके देनी है। तो फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला वो बोलते हैं अदर करंट के अंदर
अदर करंट मतलब ये रहा, उसमें बोलता है बाइफर्केशन है, थोड़ा एफएल थोड़ा नॉट फाइनेंशियल एबिलिटी दे देने का बाइफर्केशन, ये अपने को प्रेजेंटेशन में काम आएगा। फिर दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, लोन्स में भी 2 बाइफर्केशन दिया हुआ है कि टोटल लोन में 40 है, दो लोन है, दोनों एफ ही रहेगा, बट बाइफर्केशन क्यों दिया, क्योंकि ये 40 वाले लोन को लेकर नीचे एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अदर करंट असेट में 2 लाख कैपिटल एडवांसेस है, तो ठीक है बोलने का मतलब वो फाइनेंशियल असेट नहीं है, बेसिकली वो बोल रहे हैं कैपिटल एडवांस है तो फाइनेंशियल असेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बोलता है अदर करंट में 3,50,000 इज रिसीवेबल इन कैश, तो ये फाइनेंशियल असेट होगा, प्रीपेड है 50 तो फाइनेंशियल असेट नहीं होगा, तो अदर करंट में देखो बाइफर्केशन दिया हुआ है, 3,50,000 फाइनेंशियल, 50 फाइनेंशियल नहीं है। उसके बाद है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन डिविडेंड। अब हुआ क्या, डिविडेंड में प्रोपोज डिविडेंड है, ये प्रोपोज डिविडेंड इंडेक्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होता, इट इज ओनली डिस्क्लोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोज डिविडेंड, जो आपके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया लेकिन अब तक शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, उसको बोलते हैं प्रोपोज डिविडेंड, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करते इंडेक्स में, तो इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया था तो रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब रिकॉर्ड किया रहेगा तो आपने रिजर्व कम किया रहेगा और लाइबिलिटी बढ़ाया रहेगा, अब मैं लाइबिलिटी कम कर रहा हूं और रिजर्व इंक्रीज कर रहा हूं, तो बस उसका मैंने इफेक्ट बैलेंस शीट में ऊपर दे दिया। फिर आता है सीएफओ, सीएफओ आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, कुछ फॉलो करने बोलता है पीपी 10 लाख का हमको रखना है, उसको पीपी है 10 लाख का, हमको रखना है उसको 15 लाख पे, तो कोई नहीं, पीपी का वैल्यू बढ़ाओगे सरप्लस आप बढ़ा दोगे, सिंपल। जब पीपी बढ़ता है तो टू आर मत करना, टू रिवाइल सरप्लस करना, याद है क्या बताया था। उसके बाद बोलता है इंटेंजिबल का फेयर वैल्यू दिया हुआ है लेकिन मैनेजमेंट को कॉस्ट पे रखना है, तो मत रख, कॉस्ट पे रख, तो कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। सी वाले का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो बोलता है बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह किया था लेकिन कुछ बोला नहीं है करना, तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, डी ऑप्शन, मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है इसको। बोलता है अपने पास एक प्रोविजन था 20,000 का, एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट उसकी वैल्यू 25 हो चुकी है। अब आप एडजस्ट नहीं करोगे, क्यों, मैंने क्या बोला था, प्रोविजन में आप सिर्फ तभी के एविडेंस यूज करना जब वो रेट ऑफ एस्टिमेट के फेयर वैल्यू रहेगी, तो ये एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट है, या आपने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की फेयर वैल्यू निकाली है, प्रोविजन में नहीं चलती है ये। प्रोविजन में क्या यूज करना होता है, प्रोविजन में अपने को सिर्फ वही एविडेंस यूज करने का जो डेट ऑफ कब की अवेलेबल है अपने पास, डेट ऑफ एविडेंस की अवेलेबल है, डेट ऑफ एस्टिमेट की अवेलेबल है, तो ये अपन ये इसका कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ये वो ई वाला एडजस्टमेंट क्या है, ये बोलता है 40 का लोन था, उसका फेयर वैल्यू 50 है, तो लोन बढ़ेगा 10,000 से, मैंने बताया था ना बाइफर्केशन दिया हुआ है 40 और 110 का, तो ये 40 का लोन का फेयर वैल्यू 50 है, तो 10,000 से ये बढ़ेगा और आपका रिटर्न अर्निंग्स आपका 10,000 से बढ़ जाएगा, तो मैंने आर को भी 10,000 से बढ़ा दिया, रिजर्व एंड सरप्लस रिटर्न अर्निंग्स को, सिंपल। उसके बाद और क्या बोला हुआ है, ये वो बोलता है लॉन्ग टर्म लोन्स है, गवर्नमेंट से लिया 4,50,000, ठीक है। अब 4,50,000 का फेयर वैल्यू दिया हुआ है 4,20,000, तो अपन गलती क्या करेंगे, हम बोलेंगे फेयर वैल्यू 4,20,000 है तो 4,20,000 इज एफएल और 30 इज डीजीजी, ये मत करना। ये जो फेयर वैल्यू है ये आज का फेयर वैल्यू है, अपने को बाइफर्केशन के लिए आज का नहीं चाहिए होता है, जब लोन लिया तब का बाइफर्केशन चाहिए होता है, तो ये नहीं चलेगा, तो आप इस लोन को एएस वाले कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही रखोगे। उसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट, उसकी फेयर वैल्यू 2,30,000 है, कॉस्ट 2 लाख थी, तो 30,000 से बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आर आपका बढ़ेगा, तो मैंने ऊपर इफेक्ट दे दिया है। और बोलता है नेट डिफर्ड इनकम है, इनकम मतलब डीटीए, तो डीटीए भी बढ़ेगा, तो एक तो डीटीए आएगा और एक आर आपका बढ़ जाएगा, इनकम है इसलिए। अब मैं डीटीए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मेरे बैलेंस शीट में ऑलरेडी डीटीएल है, तो बैलेंस शीट में डीटीए डिटेल नेट ऑफ होकर दिखता है, तो मैं डीटीएल में से वो माइनस कर दूंगा 50,000 इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग डीटीए, और मेरा रिटेन अर्निंग्स उतने से बढ़ जाएगा 50,000 से, सिंपल। ये सारे एडजस्टमेंट्स थे, बस इसी एडजस्टमेंट का आपको इफेक्ट देकर बैलेंस शीट बना के आनी है। और ध्यान रखना हो सके तो एक एक लाइन का हर जगह रीजन देते हुए चलना, क्योंकि मांगा है एक्सप्लेनेशन, बोलते हैं ना सर थियरी कहां लिखे, तो यहां लिखनी पड़ेगी आपको थियरी। ये बड़ा क्वेश्चन एक और डन हो गया आपका, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 22, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो पहली बार में क्लिक हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। अब होता क्या है, इसमें अपने पास जॉइंट वेंचर था, अब एएस में जॉइंट वेंचर के लिए अपन करते थे प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, मतलब जॉइंट वेंचर के सारे असेट लायबिलिटी अपन रिकॉर्ड करते थे सीएफएस के अंदर ही, लेकिन इंड एएस में ये नहीं चलता है। इंड एएस में अपन जॉइंट वेंचर के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर दिखाते हैं एज पर इक्विटी मेथड, सिर्फ एक सिंगल लाइन आइटम शो करते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, सुनना ध्यान से। तो वो बोलता है इस केस में देखो मैंने बताया अभी, एएस में जॉइंट वेंचर था प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, इंड एएस में अरेंजमेंट होता है ऑपरेशन का अपन करते हैं कंसोलिडेशन प्रोपोर्शनल वाला, वेंचर को अपन इक्विटी मेथड दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, जॉइंट वेंचर एक सिंगल लाइन आइटम के अंदर। अब इस क्वेश्चन में एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो है गुडविल का। आपने जब एज पर एएस जॉइंट वेंचर का प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन किया रहेगा तो आपने गुडविल भी उसका रिकॉर्ड किया रहेगा, तो अब इस जॉइंट वेंचर को कितना गुडविल रिलेट करता है, सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ता है। अब वो कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, टोटल गुडविल लो इनटू नेट असेट दैट बिलोंग टू द जॉइंट वेंचर डिवाइड बाय द टोटल नेट असेट। तो अब ये कैसे निकलेगा, टोटल गुडविल आपके पास है इनटू नेट असेट बिलोंगिंग टू द जॉइंट वेंचर, ये अलग से दिया हुआ है, डिवाइड बाय टोटल नेट असेट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप टोटल नेट असेट लोगे तो बैलेंस शीट के सारे असेट्स और सारे लायबिलिटीज मत लेना, नेट असेट में सिर्फ वही
असेट लायबिलिटी कंसिडर करना जिसमें जॉइंट वेंचर इन्वॉल्व है, जैसे पीपी, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट। तो देखो मैंने स्टार मार्क मारा हुआ है, पीपी, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट, सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। और साथ में गुडविल है तो गुडविल को भी आप कंसिडर करोगे इन टोटल नेट असेट्स। लायबिलिटी में भी सिर्फ ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सिर्फ ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सिर्फ इन्हीं लायबिलिटी को कंसिडर करके आप नीचे निकालोगे टोटल नेट असेट्स। ध्यान रखना बराबर। तो आपको मिलेगा गुडविल दैट इज पर्टेनिंग टू जॉइंट वेंचर। अब करना क्या है आपको इसके अंदर, हमको एएस से इंडेस में आना है, तो जॉइंट वेंचर के नाम का सब कुछ बाहर करना पड़ेगा आपको। तो जितना भी वो बताया हुआ है टोटल ट्रेड पेबल में से इतना बिलोंग्स टू जॉइंट वेंचर, सब बाहर करना है आपको। गुडविल भी बाहर करना है आपको। ये सब असेट लायबिलिटी आप जॉइंट वेंचर का जितना भी इन्वॉल्व है वो सब बाहर करोगे और सिर्फ एक सिंगल लाइन आइटम दिखाओगे इन्वेस्टमेंट के नाम का। तो मैंने बताया हुआ भी है कि असेट लायबिलिटी आप सारे करोगे डी रिकग्नाइज और रिकग्नाइज करोगे इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर नेट वैल्यू पे। नेट वैल्यू मतलब सारे असेट्स लेस लाइबिलिटीज, जितने भी आपने वैल्यूज बाहर करे उस नेट अमाउंट पे आप रिकॉर्ड कर लोगे। इन शॉर्ट नेट असेट जो जेवी के थे और उसमें सब गुडविल ऐड कर देना, दैट्स इट। तो उस वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लोगे। क्लियर है वाला पार्ट क्या? हाँ। और हो सके तो एक रिवाइज बैलेंस शीट को बना के आपको देनी पड़ेगी कि आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट्स एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग आफ्टर शोइंग ओनली इन्वेस्टमेंट, ये मेरी बैलेंस शीट बच जाती है। क्लियर है वाला पार्ट क्या? डन एंड डस्टेड। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता अपना इलस्ट्रेशन नंबर 23। इसमें अपने को देना क्या है? इसमें अपने को देना है टोटल इक्विटी और अदर इक्विटी एज पर इंड एस, और एक रिको बना के देना है एएस और इंड एस के बीच में। तो अब इन्होंने ना इक्विटी अदर इक्विटी का अमाउंट दिया हुआ रहेगा और बाइफर्केट अपने को सिर्फ अदर इक्विटी और इक्विटी में क्या इफेक्ट आएगा वो बताना है। जैसे लैंड 10 लाख का था, 10 लाख फेयर वैल्यू है, इसकी कैरिंग अमाउंट 4.5 थी, तो मेरा रिजर्व 5.5 से बढ़ेगा, तो रिजर्व बढ़ा देना 5.5 से। ठीक है। डिविडेंड 60 और डीडीटी 18, ये रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब रिजर्व बढ़ेगा, तो 0.78 सीआर से रिजर्व आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो बोलता है इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट को इतना आप रिजर्व उतने से बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा। फिर बोलता है इक्विटी कैपिटल 80, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एएस में इक्विटी दिखता था, इंड एस में इट इज एफएल, ध्यान रखना। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस कितना बोला हुआ है? रिजर्व सरप्लस बोला हुआ है 95, उसमें से 40 जनरल रिजर्व है, 5 कैपिटल रिजर्व है, बाकी रिटेन अर्निंग्स है। तो कैसे करना है देख लो, मैंने करके दिया हुआ है। आप बोलोगे पहले इंडेक्स वाला बताओ, इक्विटी कैपिटल आएगा सिर्फ, और अदर इक्विटी में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिटर्न अर्निंग्स, और फिर जो भी सरप्लस है लैंड का वो डिविडेंड, रिटर्न बैक और फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट वो ऐड करोगे। फिर आपको देना है रिको बना के बिटवीन एएस का इक्विटी और इंडेक्स का इक्विटी। तो एएस की इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये सब चीजें आती है। ये हो गया इक्विटी एज पर एएस। अब इसमें आपको जाना है एएस की वैल्यू से इंडेक्स की वैल्यू पे। अब ये वैल्यू पे कैसे जाओगे? तो ये एएस की वैल्यू है। अब इसमें से कौन सा आइटम इंडेक्स में नहीं आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी में नहीं बनता, तो वो माइनस करा। और क्या करेंगे सर? और ऊपर जो आपने एडजस्टमेंट किया था ना, ये 3 एडजस्टमेंट किए थे, लैंड का, डिविडेंड का और गेन ऑन इन्वेस्टमेंट का, तो बस वो 3 एडजस्टमेंट आपने कर दिया, तो पहुंच जाओगे इस वैल्यू के ऊपर। सिंपल, डन एंड डस्टेड। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 23। ध्यान रखना यहाँ मेरा फोकस रिवीजन पे है, तो ये मत सोचना सर अपन फटाफट कैसे कर रहे हैं, इतना रिवीजन है ना। अगर स्लो करना है तो डिटेल लेक्चर देखने का ना। यस, रिवीजन मेन फोकस है ना अपना। चलो ध्यान रखना। चलो उसके बाद आता है अपना एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है मॉडल में इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। फिर आता है मॉक टेस्ट आरटीपी एमटी 5 का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? इसमें आपको बहुत सारे इश्यूज दिए हुए, उसकी बेसिक आपको एंट्री मारनी है। इससे इजी एंट्री होती नहीं जिंदगी में, लेकिन मेन पार्ट ये है कि आपको इसका रीजन वगैरह भी देना है। तो इसमें कैसे फॉर्मेट रखना है सुनना। जैसे एक इशू है तो उसका पहले एएस में क्या फॉलो कर रहे थे, अब इंडेस में क्या करने वाले हो, और उसका इंपैक्ट 2 लाइन में बता देना थियरी के अंदर। अब इंपैक्ट कैसे बताएंगे? जो आप, और इसमें एंट्री भी मांगी है, एंट्री तो जो आप जनरल एंट्री मांगोगे उसी का स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना। ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ एंट्री डिस्कस करूंगा। पहला वो बोलता है पीपी का कॉस्ट था 5, फेयर वैल्यू 8, तो हमको 8 पे लेके जाना है, तो 3 लाख से बढ़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो मैंने एक एंट्री मारी है, पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख, 3 लाख खत्म। उसके बाद बोलता है इन्वेस्टमेंट था, कॉस्ट 40, फेयर वैल्यू सॉरी कॉस्ट 4 लाख, फेयर वैल्यू 5 लाख, तो 1 लाख से बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट टू आ रही, सिंपल खत्म। फिर आता है इशू नंबर 3, बोलता है मेरा एक लोन था, लाइबिलिटी था, उसका आज फेयर वैल्यू 180 है, पहले इट वाज 2 लाख, तो मेरी लाइबिलिटी गिरी है 20 से, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं लाइबिलिटी गिरा दूंगा डेबिट करके टू रिटेन्ड अर्निंग्स, सिंपल। आगे फिर था, बोलता है डिविडेंड मेरे को रिवर्स करना है, तो डिविडेंड रिवर्स की एंट्री क्या होती है? लाइबिलिटी कम हो जाएगी बराबर, और आपका रिटर्न अर्निंग्स बढ़ जाएगा वो। उसके बाद इशू नंबर 5 में पता है क्या है? वो बोलता है एक इंटेंजिबल है, हमको उसको कॉस्ट पे रखना है, उसको फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना है। तो जब नहीं लेके जाना तो कोई एंट्री आएगी नहीं, लेकिन रीजन वगैरह दे देना। ठीक है। उसके बाद है आपका छठा पॉइंट, डीटीएल वगैरह है तो डीटीएल वगैरह क्रिएट कर देना थ्रू रिटेन्ड अर्निंग, सिंपल, कहानी खत्म हो गई इसकी भी, डन एंड डस्टेड। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये काम का क्वेश्चन था।
उसके बाद अपने और जो काम का क्वेश्चन आता है, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज सेम लाइक इलेक्शन 23। इसमें से भी एक एडजस्टमेंट नया है। क्या नया एडजस्टमेंट बताता हूं आपको। वो बोलता है एक और रिजर्व था, ट्रांसलेशन डिफरेंस, उसको जीरो कर दिया। तो अगर एक रिजर्व जीरो करोगे तो आपका रिटर्न अर्निंग्स बढ़ जाता है ना, दैट्स इट, उतना आपका एडजस्टमेंट नया है, बाकी सब कुछ सेम था इसके अंदर। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एमटीपी आरटीपी का, जो एमटीपी मार्च 22 में आया था। ठीक है, अब इसमें क्या 4 असेट है बराबर। अब वो हर एक असेट के लिए इंडिविजुअली कोई कोई मेथड फॉलो करेगा। सबसे पहली बात, क्या आप जब फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहे हो, ये पता ना असेट के लिए ऑप्शन था, या तो डे 1 से इंडेक्स फॉलो करो, या फिर एएस वाली कैरिंग अमाउंट को इंडेक्स की वैल्यू मान लो, या डेट ऑफ ट्रांजिशन के जो फेयर वैल्यू है उसको इंडेक्स वाली कैरिंग अमाउंट मान लो, ऐसा। तो आप चारों के लिए सेम असेट के लिए सेम मेथड यूज करना है क्या, तो बोलते हैं फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में वैसा नहीं करने की जरूरत। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन हम आइटम बाय आइटम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने क्या चूज किया है, पहले वाले को बोलता है मैं पहले भी फेयर वैल्यू पे रख रहा था, अभी भी फेयर वैल्यू पे रखूंगा, तो रख। तो इसमें भी रीजन देने का, पहले भी फेयर वैल्यू था, अभी भी फेयर वैल्यू है, तो अभी की फेयर वैल्यू 4000 उसी पे रखेंगे और सरप्लस का बैलेंस पड़े रहने देंगे। सेकंड वाले के लिए बोलता है कि मैं इसको, मेरी फेयर वैल्यू पे था, मेरे को रखना है इसको, सेकंड वाले को रखना है मुझे कॉस्ट पे, बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो डीम्ड कॉस्ट है, मतलब इसकी जो फेयर वैल्यू है इसी को अपन डीम्ड कॉस्ट बना लेंगे। 1500 विल बिकम द डीम्ड कॉस्ट, है ना। और जो भी सरप्लस का बैलेंस है, क्योंकि आप 1500 को डीम्ड कॉस्ट बना रहे हो, तो सरप्लस का बैलेंस आपका आरई में चला जाएगा। बस इतना आपको एक नया पार्ट ध्यान रखना है। फिर थर्ड वाला सेट में क्या था, बोलता है मैं कॉस्ट पे रख रहा था पहले, अब मुझे फेयर वैल्यू पे रखना है, और फेयर वैल्यू इसकी 5000 दी हुई है, तो कोई बात नहीं, पहले कॉस्ट था, फेयर वैल्यू फॉलो करोगे, मतलब फेयर वैल्यू ऑन ट्रांजिशन डेट को आप मानोगे डीम्ड कॉस्ट, तो आप 5000 पे रखोगे, और जो गेन है 3000 का उसको आप रिकॉर्ड करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। चौथा वाला बोलता है पहले भी कॉस्ट था, अभी भी कॉस्ट पे रखना है, तो चौथे वाले में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले भी कॉस्ट अभी भी कॉस्ट, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहानी हो जाएगी इसकी खत्म। क्लियर। फिर आता है आपका आखिरी क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलता है। हमारे पास 120 शेयर ऑप्शंस थे, है ना। कुछ की वेस्टिंग डेट 1 ही साल थी, तो वो 1 साल में खत्म हो रहा था, और कुछ की वेस्टिंग डेट 4 साल है। ठीक है, अब हमारा ट्रांजिशन डेट भी 1 अप्रैल 12 ही है। अब आपको याद है शेयर बेस्ड पेमेंट में जो वेस्ट हो चुका है, उसको आप प्रीवियस गैप की वैल्यू पे रख सकते हो, या फिर इंडेक्स की फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हो। लेकिन जो वेस्ट नहीं हुआ है उसको आपको इंडेक्स की फेयर वैल्यू पे लाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, इसमें कंपनी ने एरर भी कर दिया था। अब एरर क्या किया था, इन्होंने एज पर प्रीवियस गैप रिकॉर्ड ही नहीं करा। बोलता है प्रीवियस गैप में एंटिटी नॉट अडॉप्टेड इंट्रिंसिक मेथड वैल्यूएशन, और वो बोलता है अज्यूमिंग दैट एंट्री वाज एड बाय नॉट पासिंग एनी एंट्री फॉर द अफोर्सेड ट्रांजैक्शंस। वो बोलता है हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा है। तो जब आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो वेस्टेड में जो ऑप्शन था ना कि प्रीवियस गैप की वैल्यू कोई हम वो मान लेंगे फेयर वैल्यू, नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस गैप में तो अकाउंटिंग ही नहीं करी। तो ये आपसे ऑप्शन जो हम रिवोक कर लेंगे, एएस की वैल्यू को इंडेक्स की वैल्यू मानने का ऑप्शन हम यहां से रिवोक कर लेते थे, बराबर। तो उस केस में आपको इंडेक्स की फेयर वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो मैंने आपको ज्ञान दिया था, देखो कैसे किया था अपन ने। मैंने बोला था फॉर द फर्स्ट 80,000 वेस्टेड शेयर्स नॉर्मली दे वेस्टेड बिफोर डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो अपने पास एग्जाम्पशन रहता है कि अपन इंडेक्स टू अप्लाई नहीं करेंगे, वी कैन यूज प्रीवियस गैप का वैल्यू, बट सिंस नो अकाउंटिंग वाज डन इन प्रीवियस गैप देयरफॉर इट इज एन एरर एज पर इंडिया सेट एंड हेंस नो एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल। तो उस केस में अपन ट्रांजेक्शन के डेट पे ही पूरा रिकॉर्ड करेंगे। 80,000 फेयर वैल्यू 20 था, तो उस पर मैंने रिकॉर्ड किया। नॉर्मली एंट्री होती है ईबी टू एसबीपी रिजर्व, लेकिन क्योंकि ये एंट्री आप मान रहे हो ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो आप बोलोगे रिटेन अर्निंग्स टू एसबीपी रिजर्व। फिर आता है अनवेस्टेड। अनवेस्टेड में तो आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की फेयर वैल्यू निकालनी ही पड़ती है। तो अब इस पे मैंने 3 साल तक वैल्यू निकाली है। पहली निकाली ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर की भी निकाली। ऐसे ही होता है ना, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का डे 1 होता है डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो यहां 3 साल की मैंने एंट्री मारी है। सर फोर्थ की क्यों नहीं मारी, अरे फोर्थ तो अपन अगले साल मारेंगे ना एंट्री, ध्यान रखना। तो ट्रांजिशन के डेट तक 1 साल खत्म हो चुका था, तो मैंने 1 साल का खर्चा बुक किया। अब क्योंकि आई एम बुकिंग दिस ऑन ट्रांजिशन डेट, तो मैं ईबी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आरई बस। बाकी प्रीवियस और करंट ईयर में आप ईबी वर्ड यूज करोगे बिकॉज ये डेट ऑफ ट्रांजिशन नहीं है। ओनली ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन वे यूज द वर्ड आरई। अच्छा, तो 3 साल की आपने एंट्री मारी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। वैसे 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था, तो फोर्थ ईयर की एंट्री आप नेक्स्ट ईयर मारोगे, अभी नहीं मारोगे। अच्छा, बाय चांस अगर एंट्री नहीं पूछी तो इसी एंट्री को आप स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करके आ जाना। एंट्री पता होती है तो स्टेटमेंट बनाना अपने लिए आसान हो जाता है। दैट्स इट, दिस वॉज द धमाकेदार रिवीजन ऑफ इंड AS 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शंस। मैंने जितने भी रेलिवेंट कंसेप्ट्स है वो भी कवर करने का कोशिश किया है, और जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपको समझाने का कोशिश किया है। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। हाँ, जब आपने क्वेश्चन अगर बाय चांस आपने रिवीजन देखा है पहले एक बार पढ़कर, तो आपको समझा रहेगा ये सही, बहुत सही हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, और बाय चांस कोई ऐसा बच्चा है जो रिवीजन ही डायरेक्टली देख रहा था, तो भाई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिवीजन सब कुछ समझ जाएगा, बट यस, रिवीजन से यू विल गेट एन बेसिक आइडिया। सो डू सॉल्व इट बाय
राइटिंग। रिटन प्रैक्टिस करोगे तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज मजा आया रहेगा। आई होप आपके लिए इंडेस 101 मैंने आसान बना के दे दिया है। सो अगर पसंद आया वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों का शेयर भी करना। और आपको किसी को रिकमेंड करना लेक्चर्स तो डेफिनेटली यू कैन, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल पे बोर्ड नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। चलो अच्छा हाँ, आपने वो तो किया ही नहीं, जैसे खत्म हो गया रिवीजन तो सर से, अरे सर से मोरा 101 जाए जाए जाए, सर से 101 जाए, सरक सरक सरक। चलो तो बहुत ही बढ़िया। एक बार लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चन मैंने बताया उसकी जरूर कर लेना। उतने क्वेश्चन की भी अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, आपका काम हो गया। सो टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।